नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। आज हम एनआईटी विधानसभा पहुंचे हैं और एनआईटी विधानसभा पहुंचने का एकमात्र कारण है कि ज़मीनी जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में जानना, हालात क्या हैं उनके बारे में जानना और असलियत में क्या चल रहा है, आज राजनीतिक जीवन का क्या विषय है, किस तरीके से ये लोग देखते हैं और क्या कुछ भूमिका है विधायक की भी, विधायक नीरज शर्मा की भी। हाल ही में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जिसमें उनको गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी के साथ उनको छुड़ाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिखे। लेकिन उससे पहले आज बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारी ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश होगी और आपको फ्रेम में जो दिखाई दे रहे हैं उनसे आप अवगत होंगे। लेकिन मैं भी बताना चाहूँगा, रिंकू भड़ाना है और एनआईटी विधानसभा के वो लोग जिनको ये अपना पुराना सपोर्टर और समर्थक बताते हैं और साथ ही बड़े कांग्रेसी रहे जो लोग, उनके बारे में भी आज चर्चाएं होंगी। सबसे पहले रिंकू, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सफ़ेद कुर्ता, गले में मफलर, हाथ में मोबाइल और सिर पर टीका, लोगों के बीच तक पहुंचना, अभी हाल ही में विधायक नीरज शर्मा पर ही कुछ बयानों के जरिए, कुछ बातों के जरिए निशाना साधते नजर आए थे। हालांकि खुद भी कांग्रेसी नेता हैं और वो भी एक कांग्रेसी नेता ही हैं, अभी हाल ही में विधायक के रूप में हैं। क्या कुछ ऐसी मनभेद या मतभेद की स्थिति है जो रिंकू भड़ाना जगजाहिर कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं रिंकू से। पहली बात अंकित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने एक छोटे से कांग्रेस वर्कर की आपने आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जी। आपने अभी कहा कि भाई वो भी एक कांग्रेसी, मैं फिर बोलूँगा मुझे आपत्ति है इस शब्द पे जी। मैं फिर क्वेश्चन ये है कि नीरज शर्मा कब कांग्रेसी था, मुझे बताया जाए। ये कांग्रेसी था कब? इसने तो कांग्रेस का एनआईटी क्षेत्र में विनाश करने का काम किया है, हमारे सभी कांग्रेसी भाइयों का विनाश करने का काम किया है। रही सभी लोगों की, सभी भाई हैं मेरे सारे, और अभी तो मैं आया हूँ सबके मिलने के लिए, अपने घरों को देखने के लिए कि मेरा घर कहाँ पर है, सब मेरे भाई कहाँ पर हैं। काफ़ी वक्त हुआ, मेरी गलतियाँ थी कि मैं नहीं मिल पाया। जी, परिवार जो कहते हैं, आपने कहा कि कब वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी ने अगर उनको टिकट दिया और चुनाव लड़ाया तो कांग्रेस की भूमिका तो वहां पर स्पष्ट होती है। आप कैसे देखते हैं इसको? आपको ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले पिछले जब इन्हों के पिताजी जिंदा थे उस दौरान में रहते हुए सीएम साहब ने भरी स्टेज पे कहा था कि भाई कांग्रेस से आप लड़िए चुनाव। इन्होंने सब इन्हों के पिताजी ने, स्वर्गीय श्री पंडित शिव शर्मा जी ने जब खुलेआम रूप में आपने कहा था, नीरज शर्मा जी हैं इन्होंने, कि भाई हम अपने टिकट नहीं लेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे सीएम साहब का, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम होते थे, उनका अपमान करने का काम किया एक कांग्रेसी का। कभी इसने अपने आप को कांग्रेसी नहीं समझा। अगर समझता तो हम कैसे भी थे, जो भी थे, उन्हों की बात का मान रखा जाता, उन्हों का अपमान करने का काम नहीं करता। अपमान करने के बाद में हमारे वरिष्ठ नेता थे श्री एसी चौधरी जी, कांग्रेसी थे उस दौरान में, पुराने थे, ठीक है, उन्हों के सामने इलेक्शन फाइट करने का काम किया। तो इन्होंने तो हर समय जो है पार्टी का अपमान करने का काम किया। आपने आपत्ति जताई थी टीम पंडित जी करके जो वो चलाते हैं। आपने कहा था सिर्फ टीम पंडित जी ही लिखा होता है, उसके अलावा कोई भी कांग्रेस का बैनर, पोस्टर या कोई और चीज नहीं दिखती। इसके पीछे की वजह क्या थी? टीम पंडित जी, टीम पंडित जी, टीम पंडित जी भाई मेरे है क्या, इतना तो थोड़ा बहुत कांग्रेस के लिए भी गुणगान कर लिया होता, कांग्रेस पार्टी बोल लिया होता तो शायद कहीं आपका आज हमें ये नौबत ना आती कि भाई ये कांग्रेसी नहीं है। आपने गुणगान किया टीम पंडित जी का अपने आप को मजबूत करने के लिए, पब्लिक को भ्रमित करने के लिए। अगर टीम पंडित जी ही बनाने का वो था तो शुरुआत में आपने, किसी ने कहा नहीं था चोटी की, पंडितों के लिए चोटी सर्वमान्य होती है। आपने आवेश में आके एक सब पंडितों का मान सम्मान को दांव पे रखते हुए उस गंदे पानी में, सीवर में, जो पुराने विधायक नागेंद्र भड़ाना के द्वारा गलत कार्य किए गए थे, उसमें खड़े होके आपने कसम खाई थी, चोटी को पकड़ के हाथ में लेके उठा के कसम खाई थी कि जी मैं इसका निवारण करूंगा और मैं उसको करूंगा। भाई मेरे, मैं नीरज शर्मा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, किस लिए आपने कसम खाई? क्यों हमारे सभी पंडित भाइयों का, सभी अपने परिवार को किस लिए अपमान किया आपने पंडितों की जाति का? अगर हुआ था, आपके बस की नहीं थी तो क्यों खाई कसम? अगर कसम खाई तो उसका 4.5 साल हो चुके हैं, उसका निवारण क्यों नहीं हुआ? हमें वो नहीं चाहिए मेरे साथ ये कारण रहे, वो कारण रहे। मैं खुद कह रहा हूँ, अगर कारण रहे
एनआईटी की जनता पूछ रही है तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 4.5 साल आपने मलाई क्यों खाई? इस्तीफा क्यों नहीं दिया आपने? आपको इस्तीफा देना चाहिए था और पब्लिक के बीच में आना चाहिए था और पब्लिक से कांग्रेस पार्टी के बीच में जाते कि जी मैं आपका कांग्रेस का सिपाही हूँ और मेरे साथ इस तरीके हो रहा है। क्या आपने कभी ये काम किया? आपने विधानसभा में उठे तो विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया और बीजेपी के वालों के साथ में गठजोड़ हाथ से हाथ मिला के आप चलते रहे, पब्लिक को भ्रमित करते रहे। लोगों ने आवाजें उठाई हैं, लोगों ने कहा है कि रिंकू भड़ाना का विरोध ये दर्शाता है कि वो विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो बहुत समय पहले आना चाहता था, पब्लिक के दुख के देखते हुए आना नहीं चाहता, मैं आ चुका हूँ। क्यों? कहीं ना कहीं इनके नाकामी, और नाकामी भी कहेंगे, पब्लिक का दुख दर्द। मैं बचपन से इस क्षेत्र में रहा हूँ, हर घर से मेरा नाता है। कुछ समस्या थी, कुछ कारण थे कि मैं बीमार रहा काफ़ी समय, जो कि आम पब्लिक को पता है, सभी नेताओं को सबको मालूम है, जिस कारण से मैं थोड़ा सा इनों से दूरी बनी। मेरी गलती थी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं स्वस्थ नहीं था इसलिए मेरी दूरी बनी। लेकिन अब जब दुख देखा, सब जानते हैं, दिल से जानते हैं सभी, पब्लिक आम जनता दिल से जानती है। उनको पता है कि रिंकू में लालच नहीं, अगर आ रहा है तो पब्लिक की सेवा के लिए। इन दोनों ने एनआईटी का नाश किया, इसको सुधारने के लिए रिंकू आ रहा है, ना कि अपनी जेब भरने के लिए, ना ये रोने के लिए। पूर्व विधायक पर भी निशाना, मौजूदा विधायक पर भी निशाना, और अब अपने आप को विधानसभा प्रत्याशी भी बता देना। तो रिंकू भड़ाना अब किस तरीके से अपने लोगों के बीच में आप सबसे मिल रहे हैं, लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार कब से शुरू होगा, मैं जानना चाहता हूं आज रिंकू। भाई अभी प्रत्याशी नहीं हूँ, अभी एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में अभी तो मैं अपने घरों में मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये आपका या विपक्ष का या नीरज का या किसी का भी उन्हों का मानना होगा कि प्रत्याशी, अभी मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। अभी तो सिर्फ मैं अपने परिवारों से, कॉलोनी के से मिलने के लिए जा रहा हूँ, प्रत्याशी के रूप में नहीं। और जब पार्टी कहेगी, हाईकमान कहेगी, तो प्रत्याशी की उम्मीद उस पर समझेगी तो खड़ा होकर पूरा अपने फाइट करेंगे और लड़ेंगे इलेक्शंस। आम कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूँगा जिनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं रिंकू भड़ाना का आपके पास आना और मौजूदा हालात जो हैं विधानसभा के, उन पर आपके क्या विचार विमर्श, अगर आप बता सकें? रिंकू जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे हैं जी। और अगर ये हमारे बीच आते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी और हम इनके साथ हैं जी। अगर ये आते हैं तो सभी लोग इनके साथ हैं और चुनाव का प्रचार प्रसार जो होगा वो तो होगा ही। अब एक बार मैं उन लोगों से, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको ये अपना सच्चा साथी और पुराना साथी बताते हैं। शुभ नाम सर आपका? रवि ठाकुर। रवि ठाकुर जी, मैं जानना चाहता हूँ कितने सच्चे दोस्त और कितने सिपाही आपको मानते हैं भड़ाना साहब? मतलब इनका मान लीजिए तन मन धन, बचपन से साथी हूँ इनका मैं जी। हम 7 क्लास में पढ़े हैं, लिखे हैं, घर तक आना जाना है और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और जैसा इनका आदेश हो उस तरीके से हम आदेश के बगैर इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो देखिए, रिंकू भड़ाना, ज्योतिंदर भड़ाना अब मार्केट में है, अपनी विधानसभा में है, अपने लोगों के बीच है, विचार विमर्श जारी है, चुनाव की सामग्री भी तैयार हो चुकी है। अब देखना होगा किस तरीके से आगे का ये रण तैयार होगा और इसमें किसको जीत मिलेगी। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस, मोहित के साथ मैं अंकित शर्मा, धन्यवाद।